स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़े तमाम खबरें तो बताएंगे ही, साथ ही अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब भी देंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें जो अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। दिनेश ओमानी होंगे प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, वीरेश हिरेमत है डायरेक्टर है फिनलिट कंसल्टिंग के। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते कि सवाल पूछने का तरीका क्या है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। लेकिन आज एक अहम खबर जीरे को लेकर है, और वो जीरे की खबर ये है कि जीरे में नकली जीरा बनाने का कारोबार फिर से गुजरात में एक्टिव हो गया है। और FDCA यानी जो स्टेट फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है गुजरात का, उसकी तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ साथ ऊंझा के मंडी में भी वहाँ कारोबारियों को भी ये अलर्ट रहने की सलाह दी है कि इस तरह के ख़राब क्वालिटी के जीरे, डुप्लीकेट जीरे की सप्लाई मार्केट में हो रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद HG कोशिया साहब हैं, गुजरात FDCA कमिश्नर है। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, अभी हाल में क्या खबर है, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है और कहां कहां ये नकली जीरे का कारोबार हो रहा है गुजरात में? गुजरात में जो देखे तो यहाँ का जो ऊंझा है, नॉर्थ गुजरात के पार्ट में, ये जो बड़ा मंडी मार्केट है स्पेशली फॉर फनेल एंड क्यूमिन, तो बरियाली शॉप और ये जीरा का बड़ा मार्केट है। तो गुजरात में ये स्पाइसेस काफी मात्रा में यहाँ होते हैं, तो ये बड़ी मार्केट से यहाँ से काफी निकास भी हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे तो 99% जो व्यापारी लोग हैं, मैन्युफैक्चरर है या फार्मर है, वो लॉ अबाइडेड है, दे फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। और 1% कम लोग जो है जो ये गड़बड़ी करते हैं, फ्लाई बाय नाइट अप्रोच करके जीरा में नकली जीरा मिक्स करके बेच रहे हैं। तो वो लोगों के लिए हमारी टीम सतत काम करे, हमारी लोकल पुलिस भी साथ में मदद में रहती है। और ऐसे हम लास्ट 3 साल के अंदर देखें तो ऐसे कहीं कहीं इंसिडेंट हमारे ध्यान में आते हैं, और उसका हम देखते हैं कि उसका इन्फेंटल डेथ हो, इसको इमीडिएटली हम विड आउट कर लेते हैं ताकि लोगों को जो जीरा मिलता है गुजरात से और बाहर निकास होता है वो सही क्वालिटी का मिले, सही मात्रा में मिले, और वो क्वालिटी में कोई एडिशन ना हो जाए। तो हम हमारे कांस्टेंट उसके ऊपर हम कंटिन्यूस कार्यवाही करते रहते हैं, एंड हमारे ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। में किस तरह की कार्रवाई हुई और कौन कौन से वो फर्म है जिस पे आप लोगों ने कार्रवाई की है? तो मोस्टली ये कोई लीडिंग और नामांकित फर्म नहीं है। ये जो लोग चला रहे फ्लाई बाय नाइट अप्रोच करते हैं, मंडी के अंदर नहीं करते। मंडी के नियर बाय एरिया के अंदर जो सुनसान एरिया है, खेतों का जगह है, तो वहां पे ये लोग ये स्पूरियस क्यूमिन जीरा बनाते हैं, एंड दिस जीरा इज यूज एज ए एडल्ट्रेंट, ऐसे होल स्पूरियस मार्केट में जाएगा तो कस्टमर को पता चल जाएगा। तो ये जो ऊंझा हमारा जो मार्केट है और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके अगल बगल में कहीं अवावरू जगह में या खेतों में ये लोग बनाते हैं, उसका कोई ब्रांड नहीं रहता है, उसका कोई लाइसेंस नहीं रहता है, तो ये ऐसो प्लेस के अंदर करते हैं। तो गुजरात के जो हमारे जागरूक मीडिया है, हमारे जो जागरूक नागरिक है, और जो हमारे जो मंडी के व्यापारी है जो जो लॉ अबाइडेड है, तो उसके वहां से हमारे पास इनपुट्स आते हैं, हमारी टीम को पता चलता है, और इमीडिएट हम रेड करके उसको पकड़ के उसके सामने कानूनी कार्रवाई करते हैं। आप लोगों की पहल काफी अच्छी है और आपने व्यापारियों के साथ साथ अपनी पूरी टीम को अलर्ट पर रखा हुआ है, और इस तरह के लोगों पर निगरानी रखने की आप लोगों ने सलाह दी है, उनको आदेश दिया है, अपनी टीम को, अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो अलर्ट रहे और जहां भी इस तरह का काम हो, क्योंकि जीरे में जिस तरह की तेजी आई है उसके बाद से स्वाभाविक है कि लोग अडल्ट्रेशन, मिलावटी जीरे की बिक्री शुरू कर दी है, क्योंकि रिकॉर्ड भाव पर थे। हमने पिछले साल देखा था 350 रुपए प्रति किलो के आसपास जो जीरा बिक रहा था, वो अब बाजार में 500 रुपए प्रति किलो के ऊपर जा चुका है, और यही वजह है कि इस तरह की मिलावट दिख रही है। सर, आगे का एक्शन क्या होगा आप लोगों पे? जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो रही है? हाँ, तो ऐसे हमारे, क्योंकि गुजरात में करीब 3-2.5 लाख से भी ज्यादा फूड बिजनेस ऑपरेटर है, इसके अंदर स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स वाले भी आगे। तो जो ये लोग जो पकड़ते हैं उसके वहां से हम सैंपल करते हैं, वहाँ एडिटर पकड़ते हैं, वहां से कहीं नॉन एडिबल कलर मिलता है, ऐसे वो डुप्लीकेट ग्रास कट वो भी मिलता है, सीमेंट जैसे वो पाउडर मिलता है। तो ये सब लेके हम उसके सामने क्रिमिनल प्रोसीडिंग करते हैं बेस्ड ऑन द लैब रिपोर्ट। जो हमारा ये रिपोर्ट अनसेफ आता है तो इमीडिएटली उसके सामने हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग फाइलिंग करते हैं, वहाँ कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता है, और वहाँ उसके सामने इम्प्रिजमेंट का जो है, पेनल्टी का भी प्रोविजन है। और जो
सब स्टैंडर्ड कोई आता है, जहाँ जो अनसेफ प्रोडक्ट नहीं होता है वहाँ एडजुकेशन करते हैं, वहाँ वो 5 लाख का उसको दंड भी होता है। मगर जो है नकली जीरे वाले, इस सब के अंदर हम क्रिमिनल केस फाइल करते हैं और ये कोर्ट उसके नाम न्यायिक कार्यवाही कायदे के हिसाब से आगे लेती है। साहब, मेरा अब एक सवाल ये होगा कि जीरे के अलावा कोई और भी इस तरह की एग्री कमोडिटी है जहां पर मिलावट का काम हो रहा है? आप लोगों के छापेमारी के अंदर जीरे के अलावा कुछ और भी पकड़े गए हैं क्या? अभी रिसेंटली 15 दिन पहले की बात करूं तो जो मध्य गुजरात का पार्ट है नडियाद है, वहां पे हमने 3 फैक्ट्री पकड़ी। दो तो लाइसेंस वाले थे, 2 के पास सेंटर का लाइसेंस, एक के पास स्टेट का लाइसेंस था। और वो लोग चिली पाउडर एंड हल्दी टर्मरिक पाउडर बना के वो एक्सपोर्ट कर रहे थे और लोकल भी थोड़ा बिक्री कर रहे थे। तो वहां पे हमने छापा मारा, करीब 90 लाख का हमने वो एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस हल्दी पाउडर और चिली पाउडर पकड़ा है। वहां से हमने काफी मात्रा में केमिकल्स भी मिले हैं, स्टार्च पाउडर भी मिला है। और ये जो एडिशन करते हो वहां हमने असली हल्दी का पाउडर नहीं मिला, मगर ओलियोरिजिन मिला, जो केमिकल आता है प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट आता है, जिसके मिक्स करके ये पाउडर बना के एक लुक ला के हल्दी पाउडर जैसा फ्लेवर कलर आता है, लोगों को चीट होता है। तो ऐसे हमने 90 लाख का पाउडर विद द हेल्प ऑफ द लोकल पुलिस पकड़ा है और उसका सैंपल भी लैब में भेजा गया है एंड इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। हमारी टीम जो ओलियोरिजिन बाहर से स्टेट से आता था, चेन्नई से आता था, केरला से आता था, तो वहां भी पुलिस की टीम तपास के लिए आगे भेजी गई है। सर, क्या सौंप को लेकर भी इस तरह की एक खबर आ रही थी कि फैनल सीड्स वगैरह में भी इस तरह की रिपोर्ट आई थी, नकली सौंप बनाकर बेचने की वो लोग तैयारी कर रहे थे? आप लोग वहां पर भी छापे आप लोगों की तरफ से मारे गए हैं क्या? इस तरह की भी रिपोर्ट है क्या? हाँ, ये क्योंकि हमारा जो मैं ऐसे पहले ही बताया, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन गुजरात के अंदर देखे तो 99% लॉ अबाइडेड है, कायदे के दायरे में काम कर रहे हैं एंड गॉड फियरिंग पीपल है। तो ऐसे जानबूझ से नहीं करते। मगर देर आर अराउंड 1%, लेस देन 1% पीपल जो ऐसे ब्लैक शीप है, जो फ्लाई बाय नाइट अप्रोच करके उसको रातों रात पैसा कमाना है और पैसे कमा के धंधा बदलना है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा एफडीए जैसे डिपार्टमेंट काम करे, दिल्ली में एफएसआई जैसी एजेंसी काम कर रहे हैं। तो हमारा कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। ऐसे कहीं भी ऐसा कुछ है तो अभी विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट वी इमीडिएटली एक्ट करके उसको पकड़ के विदाउट करके उसका इनफेंट डेथ करते हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें और अब इतना प्रॉम्प्ट आपका रिस्पांस था। हमने जब भी आपसे बात करना चाहा, कांटेक्ट करना चाहा, तुरंत आपने रिस्पांस दिया और जवाब भी तुरंत देते हैं। आप इतने प्रॉम्प्ट रिस्पांस दे रहे थे और इन लोगों के प्रॉम्प्ट रिस्पांस की वजह से लगातार नकली चीज़ों पर नकेल कसी जा रही है और ये काम बड़े तबके नहीं कर रहे हैं। जैसा कोशिया साहब कह रहे थे, सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो पूरे कारोबार को खराब कर रहे हैं। और जो खराब हो रहे हैं तो कौन कौन से कारोबार? तो जीरा, सौंप, मिर्च पाउडर, हल्दी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों की सेहत को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहां पर केमिकल मिलाकर लोगों को बेचा जा रहा है और कुछ ऐसे भी कारोबारी इसमें थे जिनके पास लाइसेंस भी था, स्टेट लेवल का लाइसेंस था, वो भी इसमें जुड़े हुए थे। शुक्रिया सर, आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं क्या? नहीं, बस थैंक यू फ्रॉम माय साइड, आई थिंक इट्स इनफ। या ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए वापस से लौटते हैं, जीरे से ही बात कर लेते हैं क्योंकि जीरे में हालांकि आज मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन दिन के निचले स्तर से देखें तो हल्की रिकवरी यहां पर दिख रही है। 2% से ज्यादा की गिरावट शुरुआती कारोबार में, अब सिर्फ 1% नीचे जीरा का वायदा है। सोमानी जी, क्या लग रहा है जीरे में यहां से किस तरह की चाल जीरे की होगी यहां पर? जी बिल्कुल सर, अगर आप देख रहे हो तो 40,000 रुपए का काउंटर हो गया, तो डेली कम से कम इसमें 2,000 रुपए की मूवमेंट होती है। कल का अगर भाव देखो, कल से आज के नीचे में 38,800 के आसपास का लेवल इसने छुआ, वहां से दोबारा 1,200 रुपए की तेजी इसने देखने को मिली। अभी मुझे लगता है ऊपर में 40,600 के आसपास अगर जाता है तो एक बार इसका भी लॉन्ग हो तो यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। और नीचे मुझे लगता है 38,800 का लेवल, इस रेंज में अभी हाल फिलहाल मार्केट 1 से 2 दिन में रहने के चांसेस पूरे लगते हैं। अगर 39,500 अगर आता है तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके 40,500 का टारगेट आप इसको देख सकते हैं। तो ये भी हुआ जीरा पर सोमानी जी का। केडिया जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं जीरे पर? नमस्कार विष्णु जी। डेफिनेटली हमने जैसे पहले बताया था, मार्केट में वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। करंट लेवल पे मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए। 3-4 बड़े ट्रिगर हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है मार्केट में वीकनेस रहेगा। सबसे पहले तो हमने एक्सचेंज के ऊपर मार्जिन बढ़ते हुए देखा। चाइना में जो अब तक बाइंग थी, अगले हफ्ते से चाइना मार्केट हॉलिडे पे रहेगा, जिसका एक नेगेटिव असर थोड़ा पड़ सकता है क्योंकि कभी भी कोई फेस्टिवल होता है उससे पहले बाइंग आती है। एंड तीसरा, अगर हम देखें तो ऊंचे लेवल्स पे बाइंग नहीं आ रही है। नो डाउट जो आज आपने डुप्लीकेट जीरा या मिलावटी जीरे से एक सेंटिमेंट भी खराब हुआ है, तो मुझे लगता है जीरे के अंदर
टेम्पररी एक फॉल आ सकता है। जब तक 42,000 के ऊपर नहीं जाता, हाई पॉसिबिलिटी की 39,000 का तो इमीडिएट टारगेट, बट मुझे लगता है 38,000 का जो लेवल है वो कब एक राउंडिंग बॉटम का एक बेस बना हुआ है। तो आई थिंक 38,000 तक का वेट करना चाहिए कोई अच्छी बड़ी पोजीशन वापस बनाने के लिए। तो मुझे लगता है मार्केट में गिरावट देखने मिल सकती है। चलिए अब कुछ सवाल जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल हैं। पवन और हैं हिसार से, ग्वार और धनिया में क्या करना चाहिए और धनिया कब निचला लेवल बनाएगा? केडिया जी क्या लग रहा है, ग्वार और धनिया में क्या करे पवन, और धनिया कब बॉटम आउट होगा यहाँ से? देखिए, सबसे पहले अगर ग्वार की बात करें तो पिछले 2 महीने से 3 महीने से हम देख रहे हैं प्राइसेस 5500 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, ना ही 5850 के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 2 इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। पहला यूएस से ऑयल एंड गैस का ट्रिगर कि नए रिस्क में कैसे इंप्रूवमेंट आएगी या फंड्स दिया जाएगा नहीं जाएगा। सेकेंडली है मानसून को लेकर। ये दोनों ट्रिगर अभी तक मार्केट में आए नहीं है, जिसकी वजह से एक दायरे में है। बट मुझे लगता है 5550-60 के करीब लेके चलिए, 5700-5720 के टारगेट पे निकल जाइए। 5850 का लेवल तोड़ने पे हम नई तेजी देखेंगे जो वापस 6000 का लेवल रिगेन कर लेगा। वहीं अगर धनिया की बात करें तो धनिया में हमने देखा कि जिस ढंग से इंपोर्ट काफी एक्सट्रीम हुआ था, जिसकी वजह से प्राइसेस में गिरावट भी थी, और इस बार अराइवल प्रेशर भी बना हुआ है क्योंकि क्रॉप साइज ज्यादा है। टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड है। अगर वीकली चार्ट पे अगर आप देखें या डेली चार्ट पे भी देखें तो RSI 20 के करीब है, तो करंट लेवल पे सेल की सलाह नहीं रहेगी। नो डाउट प्राइसेस जब तक 6550 या 6600 के ऊपर नहीं निकलते हैं, हो सकता है प्राइसेस 6250 या 6300 का एक सपोर्ट ले सकते हैं। तो करंट लेवल पे शॉर्ट की सलाह नहीं है। एक बार 6550 के ऊपर निकलता है तो फिर हम वापस बाइंग की एक्टिविटी देख सकते हैं प्राइसेस में, जो शॉर्ट कवरिंग के चलते 6850 से 7000 का लेवल दिखा दे। बट इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो धनिया में अवॉइड कीजिए, जबकि ग्वार सीड में हम पोजीशन बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये व्यू है ग्वार और धनिया को लेकर पवन जी आपके लिए। पंकज ठाकुर है झांसी से, सोने चांदी में कब तक गिरावट आएगी? वीरेश जी कब तक लग रहा है आपको गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से गिरावट आएगी? गुड इवनिंग विश्व मोहन। जैसे आज की बात तक किया तो इंटरनेशनल मार्केट में $2000 के नीचे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे टेक्निकली बात की है तो 1980 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मार्केट वहां से एक बार फिसल सकता है। और इंडियन मार्केट में देखा तो 59,400 टू 59,500 का एक लेवल है, वहां पे एक फिर से बाइंग आ सकता है। और पूरा ग्लोबल बुलियन मार्केट का पूरा कंसर्न उसको नेक्स्ट वीक फेड मीटिंग जो होने वाला है उसके ऊपर है, जहां पे एक एक्सपेक्टेशन एक अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स का एक रेट हाइक हो सकता है। उसके चलते हुए मार्केट में एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बट इन निवेशन को हमारा सलाह रहेगी 59,400 टू 59,500 का लेवल है, वहां पे एक फिर से एक बाइंग का मौका बन सकता है। तो ये व्यू है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर के लिए। इसके बंसल है ग्वालियर से, जिंक में क्या करना चाहिए? सोमानी जी क्या करे जिंक में इसके बंसल साहब? ये डाउन ट्रेंड नजर आ रही है सर। मुझे लगता है कि जो भी आसपास के कोई भी लेवल है, न्यू हाई ये बना नहीं रहा है, कंटिन्यूस 5 से 6 दिन से कंटिन्यूस लोअर लोज बना रहा है। ट्रेंड बिल्कुल डाउन है इसमें। मुझे लगता है नीचे में ये 230 के नीचे भी जाने का इसका चांसेस बनता है। अगर 228 के आसपास अगर आता है तो सिर्फ एक पुलबैक रैलीज के लिए इसमें बाइंग किया जा सकता है, लेकिन 242 से ऊपर अभी हाल फिलहाल इसमें अपसाइड पोटेंशियल नहीं नजर आता है। अगले दर्शक हमारे साथ जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से। क्रूड और नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए? केडिया जी क्या सलाह है क्रूड में और एनजी में? अगर ऑप्शन में भी कोई ट्रेड हो तो वो भी बता दीजिएगा। पूरे एनर्जी पैक की अगर बात करें तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक कंसर्न बना हुआ है। एनजी में भी हमने देखा प्राइसेस में दबाव है, और आज कच्चे तेल में भी हमने 6420 तक का लेवल देख पा रहे हैं। टाइमिंग मुझे लगता है क्रूड में तो टेम्परेरी गिरावट है, बिकॉज चाइना में जिस दिन से हॉलीडे तो यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्टिविटी बढ़ती है, जिसके चलते कच्चे तेल में फिर से सपोर्ट मिलेगा। बट इनिशियली मार्केट मुझे लगता है कि 6320 से 6350 तक का एक बेस बनाएगा पहले, फिर रैली अप करेगा। ध्यान रखिए मई में ओपेक प्लस की मीटिंग है, जहाँ पे हमें लगता है कि प्रोडक्शन कट जो बताया था वो लागू होगा, और ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल को सपोर्ट करेगा। नेचुरल गैस में भी डाउनसाइड लिमिटेड दिखाई दे रहे हैं। प्राइसेस में एक बार जो गिरावट है वो थमते हुए नजर आई, क्योंकि वेदर कंडीशन थोड़ा प्लीजेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रेटजी के नाम पे अगर हम देखें तो हम ऑप्शन की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। करंटली 6425 का भाव चल रहा है। ज्यादा करके प्रीफर्ड है कि आप कॉल बैक स्प्रेड का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे 6500 का एक पुट बेचना है
और 6400 के दो पुट लेने हैं। अगर प्राइस 6400 के नीचे कंटिन्यू होल्ड करता है तो यहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा बन सकता है। वहीं नेचुरल गैस में अभी भी हम देख रहे हैं कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। करंटली अगर नया मंथ की बात करें तो 199 के करीब भाव ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक इधर भी हम 190 का एक कॉल है वो बेच सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइस 200 के ऊपर अच्छे से होल्ड करता है तो तेजी बन सकती है। तो 190 का 20 रुपए में कॉल बेचिए और 14 रुपए के अंदर 200 रुपए के 2 कॉल लीजिए। तो जैसे ही प्राइस 202 के ऊपर निकलता है तो ये स्ट्रेटेजी में भी आपको अच्छा मुनाफा बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष प्रजापति है। चांदी में क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। चांदी में क्या करे वीरेश जी आज के इंट्राडे वीरेश जी आपसे मेरा सवाल था कि चांदी में क्या करें। जैसे हमने देखा था पूरा प्रीशियस मेटल पैक में एक दबाव है, उसका असर अपना सिल्वर में भी है, चांदी में भी है। गोल्ड के अलावा बेस मेटल्स का जो गिरावट है उसका भी असर देखने को मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमें लगता है मार्केट आज का सिचुएशन में और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट 74,250 का लेवल पे आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है यहाँ से और 200 से 300 पॉइंट्स का एक गिरावट देखने को मिल सकता है। एक सेल ऑन रैली का रिकमेंडेशन रहेगा अराउंड 74,320 टू 74,350 लेवल्स में एक बिकवाली कर सकता है 74,000 का टारगेट के लिए, और 74,500 का स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे बेसिस में ट्रेड कर सकते हैं। दो दर्शक है लेकिन सवाल एक ही है। विशाल हैं सूरत से और आशीष है राजस्थान से। दोनों का सवाल कॉपर और जिंक पर है कि क्या करना चाहिए, क्या करे सोमानी जी कॉपर में और जिंक में, दोनों ही, विशाल और आशीष। जैसे कि आज हम सुबह से देख रहे हैं कॉपर में निरंतर बिकवाली देखने को मिल रही है और ऊपर से करीब 2% इंटरनेशनल मार्केट भी अभी डाउन चल रहा है। एक क्लियर डाउन ट्रेंड समझ में आती है। जिंक तो मैंने पहले भी बताया जैसे कि डाउन ट्रेंड नजर आती है मुझे। 228 रुपए का लक्ष्य नीचे इसमें देखने मिल सकता है। वहां थोड़ा बहुत मार्केट और सोल्ड होगा, वहां से पुल बैक रैली जा सकती है। और कॉपर अभी अगर हाल फिलहाल देखे तो मुझे लगता है अराउंड 748 के अराउंड इसमें सेल करना चाहिए मई का वायदा। नीचे में इसको 734 736 के लेवल्स कल या आज शाम तक आपको देखने मिल सकते हैं। एकदम क्लियर डाउन ट्रेंड नजर आ रही है। सेल बिकवाली करके ही इसमें मुनाफा लिया जा सकता है। ओके, अगले दर्शक है सुमन जैन है, कॉपर पर जानना चाह कि कॉपर में क्या करना चाहिए। केडिया जी कॉपर पर आपकी कॉल क्या है। देखिए कॉपर में हमने रिसेंटली देखा था कि प्राइसेस में एक अच्छे खासे गेन्स हुए थे। कोई चाइना से ऑप्टिमिज्म काफी बना हुआ था कि डिमांड आएगी, बट ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कॉपर में हमने देखा 798 का एक डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दिया, वहां से प्राइसेस में ड्रॉप है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में गिरावट और बढ़ते हुए नजर आएगी। करंट लेवल से भी बिकवाली कर सकते हैं। ध्यान रखिए 740 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहला टारगेट मेरा 740 का है, बट मुझे लगता है प्राइसेस 730 टू 733 तक भी रिवाइज टारगेट के लिए जा सकता है। तो ओवरऑल पूरे बेस मेटल में प्रेशर है टाइमिंग डिमांड कंसर्न को लेकर। जो कॉपर में 740 का पहला लेवल है उसके नीचे 732 तक के भी लेवल देख सकते हैं। चलिए लेकिन एक अहम खबर की अब बात कर लेते हैं, वो है गेहूं को लेकर, क्योंकि गेहूं की सरकारी खरीद जैसा पहले से अनुमान या उसे आशंका कह सकते हैं, ऐसी आशंका लग रही थी कि गेहूं की खरीद, सरकारी खरीद में कमी हो सकती है। लेकिन अब तक के जो आंकड़े आए हैं 22 अप्रैल तक के, वो काफ़ी अच्छे हैं। करीब करीब 150 लाख टन अब तक की सरकारी खरीद 22 अप्रैल तक की ही हो चुकी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गेहूं कारोबारी अजय जैन साहब हैं एमपी से। सर क्या रिपोर्ट है, अब तक कितनी खरीदारी हो रही है? लेकिन एमपी के जो नंबर आ रहे हैं वो काफी कम है, जबकि लीडिंग है आप लोग, लीडिंग स्टेट होने के बाद भी उस तरह की खरीदारी नहीं दिख रही है, ना यूपी से ना एमपी से। क्या हो रहा है सर वहां पर? नमस्कार विश्वमोहन जी। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पे खरीदी का लक्ष्य 80 लाख टन का रखा गया है, जिसमें से करीब करीब 40 लाख टन खरीदी पूरी हो चुकी है। और चूंकि मध्य प्रदेश के गेहूं की क्वालिटी पूरे इंडिया में सबसे बेहतर मानी जाती है, तो यहाँ पे सभी स्टॉकिस्टों का, मल्टीनेशनल कंपनीज का या पैकिंग के लिए जो साल भर यूज करते हैं उसका खरीदारी बहुत जोरों पे चल रहा है। और इसी कारण से सरकारी खरीदी थोड़ी सी पीछे है लक्ष्य से। सर अब भाव की बात कर लेते हैं कि किस तरह के भाव अभी मार्केट में चल रहे हैं, क्या रेंज है? और क्या अगर बम्पर खरीदारी हो रही तो डेफिनेटली भाव काफी गिर गए होंगे, तो क्या रेंज है आपके एमपी में और बाकी देश के बाकी हिस्सों में? भाव की अगर बात करें तो मील क्वालिटी गेहूं मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में करीब करीब
समान भाव 2275 से 2300 के आसपास, गुजरात में 2350 से 2400 के आसपास, और साउथ के स्टेट्स में भाड़े के हिसाब से 2500 से 2750 के आसपास बिक रहा है। पर चूंकि मध्य प्रदेश की क्वालिटी वाला जो गेहूं है उसकी कीमत क्वालिटी के हिसाब से ही निर्धारित होती है, तो वो मंडियों में नीचे में 2200 रुपए से लेकर ऊपर में 2600-2700 रुपए तक बिक रहा है। ओके, तो यानी हो सकता है कि बेहतर क्वालिटी हो एमपी की गेहूं की, इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा सरकारी खरीदारी में बहुत हिस्सा नहीं ले रहे होंगे, ये भी हो सकता है। सर, भाव को लेकर आगे क्या लग रहा है, किस तरह की चाल रहेगी गेहूं की? देखिए विश्वमोहन जी, भाव को लेकर सब कुछ सरकारी नीतियों पर निर्भर रहने वाला है। अभी जिस हिसाब से समर्थन मूल्य पे भारत में खरीदी का जो टारगेट सेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने 340 लाख टन, जब तक तो सरकार किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेगी, या जैसे कहना चाहिए कोई भी स्टेप ऐसा नहीं लेगी अदरवाइज जिससे कि उनकी समर्थन मूल्य की ये खरीदी प्रभावित हो। अभी तक करीब करीब 165 लाख टन के आसपास सरकारी खरीद हो चुकी है, और आने वाले दिनों में जिस स्पीड से खरीदी चल रही है, आने वाले 10-15 दिनों में काफी अच्छा इसमें हमें सुधार देखने को और मिलेगा। शुक्रिया जयंत साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं पाम तेल की। पाम तेल में अब काफ़ी गिरावट दिख रही है। किरिया जी, पाम तेल में क्या हो रहा है? काफ़ी गिरावट पिछले कुछ समय से दिख रही है यहाँ पर, और 3500 रिंगिट के आसपास आज फिसल गया था मलेशियाई पाम तेल इंट्राडे में। क्या यहाँ से और गिरावट बढ़ेगी? क्या जो ऑर्डर यहाँ से कैंसिल किए गए हैं भारत से, उसका असर है या कुछ और वजह है सर? पूरे पाम तेल में डेफिनेटली जो कैंसलेशंस हुए हैं, और चाइना से भी हमने देखा है काफी एग्री प्रोडक्ट के कैंसलेशंस हुए, जिसका एक सेंटीमेंट पूरी एग्री पैक में दबाव है। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट का सिनेरियो पूरे एडिबल ऑयल पैक के लिए नेगेटिव ही रहेगा, बिकॉज टाइमिंग सप्लाई साइड जो पहले कंसर्न्स हुआ करते थे वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया से भी अगर हम देखें तो जो मेजर की डिमांड रहता है हमारा, वो फर्स्ट क्वार्टर में रहता है, जनवरी फरवरी मार्च, तो वो निकल चुका है। तो आई थिंक मार्केट के अंदर कंटिन्यू थोड़ी बहुत और गिरावट है, वो आने वाले हफ्तों में कंटिन्यू मिलेगा। एक चीज और, एक कच्चे तेल में जो एकाएक हमने फॉल देखा है, इसका भी एक बायोफ्यूल पे या एथनॉल के प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ता है। तो पाम ऑयल एक महीने के लो पे पहुंच चुका है, लगभग 3600 के नीचे ट्रेड कर रहा है। टाइमिंग मलेशिया पाम ऑयल का जो 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का जो डेटा भी रिलीज हुआ है सेल्स का, उसमें करीबन 20% के आसपास का गिरावट दिखाई दे रहा है। तो सारी फैक्टर मुझे लगता है कि एक टाइमिंग नेगेटिव असर दिखा रहा है। जो टेक्निकली अगर हम देखें तो वापस 3380 से 3400 रिंगिट तक पाम ट्रेड करता हुआ देखने मिल सकता है अगले हफ्ते 10 दिन में। यहाँ से हल्की गिरावट की संभावना और दिख रही है। हालांकि सॉफ्ट ऑयल, बाकी जो सॉफ्ट ऑयल है, सोया तेल, सनफ्लावर, वहाँ पर भी काफ़ी गिरावट थी। इस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफरेंस उस तेल को दे रहे थे पाम तेल की बजाय। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चने को लेकर केडिया जी खबर आ रही है कि चना का बम्पर एक्सपोर्ट हुआ है फरवरी के महीने में। क्या, और दाम भी आप देखिए तो महीने भर में करीब करीब 300 रुपये तक बढ़े हैं। क्या चने में आगे क्या लग रहा है? छोटा जवाब दीजिएगा सर। देखिए, चने के फंडामेंटल लॉन्ग टर्म तो काफी अच्छे रहे हैं, और जिस ढंग से हमने इस बार प्रोडक्शन के नंबर देखे और डिमांड को देखे, उसके हिसाब से तो प्राइजेस में आने वाले टाइम में और तेजी बननी चाहिए। बट टाइमिंग हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंता है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को अपलिफ्ट करना नहीं दे पा रही है। तो मुझे लगता है प्राइजेस में अभी जो नंबर्स आए हैं वो काफी अच्छे हैं, जंप रहेगा। बट आई थिंक प्राइजेस 49-49.50 तक का ही जंप रहेगा, उसके बियॉन्ड जाता हुआ टाइमिंग नहीं दिखाई दे रहा। चलिए फटाफट से कुछ दर्शकों के सवाल ले लेंगे, काफ़ी सवाल बच गए हैं। किरण है अगली दर्शक है हमारे साथ। 6 लॉट बाई किया है क्रूड को 6580 रुपए में। सोमानी जी, क्या करना चाहिए क्रूड में इनको? तो मुझे लगता है इंट्राडे 6400-6405 के आसपास क्रूड में एक बार बाइंग बन सकती है। ऊपर में 6500-6520 का टारगेट आ सकता है। अगर ऊपर ले रखा है तो मुझे लगता है नीचे के लेवल पर थोड़ा एवरेज करके ऊपर में 6500 के आसपास इसमें एग्जिट करें तो रेट टू रेट उनको निकलने मिलेगा बेटर। मुझे लगता है ओवरऑल क्रूड की रेंज जो मुझे लगती है 63 डाउन साइड, अपसाइड 66, इस रेंज में ही मार्केट आने वाले 2 से 4 दिन में चलने की संभावना है। ओके, अगले दर्शक है अमित हैं दिल्ली से। क्रूड में इवनिंग के सत्र में क्या करें? वीरेश जी, क्या सलाह है आज के लिए इंट्राडे के लिए क्रूड में? प्योर इंट्राडे के लिए देखें तो हमारा सेल का रिकमेंडेशन है अराउंड 6460 का लेवल में, 6400 का टारगेट के लिए और 6500 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अजय जी आपसे सवाल है, आपके फॉलोअर हैं, इनका नाम है
नाम तो इन्होंने नहीं भेजा है, नाम अपना ज़रूर आप जब भी भेजें। सिल्वर गोल्ड होल्ड किया है, 75,000 पे चांदी और 60,300 पे गोल्ड को होल्ड किया हुआ है, बाई की पोजीशन है। दोनों ही काउंटर में क्या करे केडिया जी? देखिए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में तो कोई चेंजेस नहीं है मार्केट में। जैसे मैंने बताया था कि 90,000 तक का लेवल चांदी में और सोना भी आपको 65,000 दिखा देगा। बट टाइमिंग मुझे लगता है फेड का जो अगली मीटिंग है उससे पहले प्राइसेस में गिरावट रहेगी। जो 58,500 तक का लेवल गोल्ड और चांदी करीबन वापस 72,000 तक है, तो टाइमिंग एक बार निकल जाना चाहिए। बाय ऑन टॉप की रणनीति फिर से बनाइए, जहाँ पे 58,500 तक का लेवल गोल्ड दिखेगा वहां पे आप बाइंग कीजिए, और चांदी में भी 71,500 तक का लेवल मिलता है, वहां पे आपको री एंट्री करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉजिटिव। केडिया जी छोटा जवाब। हितेश पुरोहित है गुजरात से, ग्वार सीड में बड़ी तेजी कब आएगी, 7,000 कब तक उम्मीद रखें? मई मिड में मुझे लगता है कि मानसून और ऑयल एंड गैस का जो ट्रिगर है वो आ जाएगा। 15-20 मई के बाद 58-50 का लेवल तोड़ के 6100 तक का लेवल जून एंड तक देखने मिल सकता है। राजा पटेल है, गेहूं का आउटलुक जानना चाह रहे हैं, मूंग प्राइस का। 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा केडिया जी। टाइमिंग मुझे लगता है कि अराइवल्स के वजह से प्राइसेस में दबाव है, लेकिन डाउन साइड लिमिटेड है। 2150 का बेस बनाता हुआ दिखाई देगा, लेके काम करना चाहिए। मूंग में केडिया जी? मूंग में भी प्राइसेस ने जंप जरूर किया है, बट 8500 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है, तो 82-85 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करते हुए दिखेगा। ओके, शुक्रिया केडिया जी आपका, सोमानी जी आपका, वीरेश जी आपका। आप लोगों ने फटाफट से दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जो सवाल रह गए हैं वो कल जवाब देने की कोशिश करेंगे। कमोडिटी निवेश में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो यहाँ खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।